हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि जो यूनिट 1 चल रहा है आपका सॉल्यूशन, उसको हम कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट यानी कि अलग अलग भाग में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने भी भाग आपको मिलेंगे वो सीक्वेंस से आपको पढ़ते जाना है। जैसे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से आपको सारे के सारे भाग उपलब्ध हैं, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना। आपको पता होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अब यहाँ पर राउल्ट नियम की सहायता से वाष्प विलय का अनुभार ज्ञात करना है। इसके लिए एक सूत्र को निगमित करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन और वैसे ही मटेरियल लूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से में आता है और काम की चीज है ना। तो बच्चों इसको किस प्रकार से करने वाले हैं, तो इसका नोट्स भी मिल जाएगा या साथ साथ आप नोट्स यहाँ से भी बना सकते हैं ना। तो बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तो आपने पढ़ लिया है ना, राउल्ट नियम भी आपने पढ़ लिया। अब उसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का अनुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अवाष्पशील विलय क्या होता है, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, ऐसा विलय उसका अनुभार कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, हम जानते हैं, है ना, मैं पूरा आपको समझाता जाऊंगा, साथ साथ समझना। हम जानते हैं किससे, राउल्ट नियम से। आपने राउल्ट नियम पढ़ा होगा, राउल्ट नियम से। तो बच्चों राउल्ट नियम क्या होता है, तो राउल्ट नियम आपने पढ़ा था पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए, यह आपने पढ़ा था, इक्वल टू होता है एक से बी के बराबर, है ना। जिन बच्चों ने राउल्ट नियम नहीं पढ़ा है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ ले, मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको उसमें समझा दिया है। तो उसमें आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी। ये फॉर्मूला भी हमने निगमित वहां पे किया था, जो कि अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं क्योंकि राउल्ट नियम से हमने इसको सोल्व कर लिया था। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि ये क्या आपका मोल प्रवाह है, किसका है, विलय का मोल प्रवाह। तो एक से बी विलय का मोल प्रवाह क्या होता है, एन अपॉन एन प्लस एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये मोल प्रवाह हमने पढ़ा था, तो मैंने मोल प्रवाह ले लिया एक से बी का, है ना, ये वाली वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे यदि पुट कर दूं तो क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हम एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब बच्चों ये बताइए स्मॉल एन क्या होता है, ये विलय के मोलों की संख्या है, किसकी है, विलय के मोलों की संख्या। और ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल की संख्या हम कैसे निकालते हैं, भार बटे अनुभार से निकालते हैं, सूत्र होता है ना भार बटे अनुभार। तो चलो हम क्या मानते हैं, मैंने माना, समझना, माना W1 ग्राम विलय, W1 ग्राम विलय, W2 ग्राम विलायक में घुलाए, ऐसा मान के चल रहे हैं। मतलब कि सिंपल सा ये सोचिए आप कि मेरे पास एक इस प्रकार का विलयन है, इसमें W1 ग्राम तो क्या है, विलय, इसमें W1 तो क्या है, विलय, और W2 क्या है, विलायक। 2 इसलिए माना है क्योंकि विलायक बड़ा होता है, विलायक ज्यादा होता है और विलय कम होता है, इसलिए W1 तो क्या हो गया आपका विलय और W2 क्या है, विलायक। तो मैंने क्या बोला, W1 ग्राम विलय, W2 ग्राम विलायक में घुलाए, तब विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक का अनुभार क्या होगा, अनुभार क्रमशः M1 व M2 होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, W1 ग्राम विलय, W2 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, और यहाँ पर विलय और विलायक का जो अनुभार है वो हम M1 M2 लेके चल रहे हैं। इसको मोलिकुलर मास होता है, M मतलब मोलिकुलर मास, है ना, अनुभार को मोलिकुलर मास बोलते हैं। और यहाँ पर ये W1 ग्राम विलय, W2 ग्राम विलायक, ये दोनों चीज क्या है, एक दूसरे में घुली हुई है। तो बच्चों अब हम यदि बात करें विलय के, मैंने ये क्यों लिया है, ये दोनों चीज क्यों लिए, क्योंकि मुझे स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान निकाल कर यहाँ पे रखना है। अब वो कैसे निकलेगा, तो बच्चों देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, समझते जाना। मैं यदि यहाँ पे लिखूं तब विलय के मोल, विलय के मोल क्या होंगे, विलय के मोल यानी कि स्मॉल एन का मान क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अनुभार।
तो बच्चों यहाँ पर भार देखिए, विलय का भार क्या है, W1 ग्राम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर W1 अपॉन अनुभार क्या है विलय का, तो विलय विलायक का अनुभार हमने M1 M2 माना है, तो ये विलय का और ये विलायक का है, तो ये विलय का यानी कि W1 अपॉन M1। क्लियर। ऐसे ही क्या जाएगा, विलायक के मोल, यदि मैं विलायक के मोल ज्ञात करूंगा, विलायक के मोल, या तो मैं विलायक के मोल बोल दूं या विलायक के मोलों की संख्या बोल सकते हैं, है ना, आप चाहे तो विलायक के मोलों की संख्या यूज कर ले, है ना, वो भी अच्छा रहेगा। तो ये क्या होगा, भार बटे अनुभार, ये भी क्या होता है, जब मोल निकालते हैं तो सूत्र होता है उसका भार बटे अनुभार होता है ना। तो भार क्या है, तो विलायक का यदि भार देखोगे आप तो W2 ग्राम विलायक माना था हमने ना भार, क्योंकि W1 को W2 में बोल रहे थे, तो इसका वजन था W2 और इसका अनुभार क्या था M2, तो यह आ जाएगा W2 अपॉन M2। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों के दोनों मान मैं यहां पर पुट कर देता हूं, है ना, या तो आप समीकरण दे दे इसको, जिससे मैं इसको समीकरण 1 देता हूं, समीकरण 1 से ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 से क्या होने वाला है, तो ये तो आपका रहेगा P नोड A माइनस PA अपॉन P नोड A, है ना, ये ऐसा कैसे आपका इक्वल टू स्मॉल n का जो मान है वो है W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल n और कैपिटल N का मान और रखना है, तो ये मैं रख देता हूँ W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, ये मान रखिए मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है तनु विलयन के लिए, किसके लिए, तनु विलयन के लिए। चलो तनु विलयन क्या होता है, तो बच्चों तनु विलयन मतलब होता है जैसे मान लो इसमें बहुत सारा विलायक है, बहुत ज्यादा विलायक है, और उस विलायक मैंने कितना मान लिया, लगभग मान लो 100 लीटर विलायक है, कितना है विलायक, और इसमें यदि मैं 1 ग्राम मान लो मैं NaCl डाल देता हूं, तो NaCl क्या होता है, NaCl विलय होता है, तो यानी कि विलायक की मात्रा तो बहुत ज्यादा है और विलय की मात्रा बहुत कम है, तो होता है तनु विलायक, तनु विलयन। तो मैं बोल रहा हूं तनु विलयन, तनु विलयन के लिए क्या होगा, हमारे पास विलय होता है स्मॉल n और विलायक होता है कैपिटल N, तो जो कैपिटल N होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है स्मॉल n से, ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि सिंपल सा बता दिया मैंने, क्योंकि स्मॉल n है, स्मॉल n की क्वांटिटी बहुत कम होगी किसके मुकाबले, कैपिटल N के मुकाबले। कैपिटल N कौन है, विलायक के मोल है, तो विलायक बहुत ज्यादा है और विलय क्या है, बहुत कम है, किसके लिए, तनु विलयन के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल n को नेगलेक्ट मान सकते हैं, यानी कि सिंपल सा मैं बोल दूं कि एक पानी की टंकी है जो 500 लीटर की है, उस 500 लीटर पानी की टंकी में यदि मैं 2-5 ग्राम नमक डाल के डिजोल्व कर दूं, घोल दूं, तो क्या नमक का स्वाद आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 500 लीटर है और उसमें 2-3 ग्राम का तो पता ही नहीं चल पाएगा, यानी कि हम उस नमक को नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो इसी प्रकार में क्या, कैपिटल N विलायक है, विलायक बहुत ज्यादा, यानी कि पानी की टंकी विलायक मान लीजिए आप, और विलय यानी कि नमक जो मैंने 2-3 ग्राम डाला है वो क्या है, बिल्कुल कम है, तो विलायक बहुत ज्यादा है विलय की तुलना में। तो विलयन के अंदर वो पूरा विलयन तो था, क्योंकि विलयन क्या होता है, विलयन होता है विलायक और विलय का मिश्रण। तो पानी की टंकी और नमक जो 2 ग्राम डाला हमने, उससे हमारा क्या बना था, विलयन। तो उस विलयन में विलायक बहुत ज्यादा है, विलय बहुत कम है, तो मैं विलय को नेगलेक्ट मान रहा हूं। तो सोचिए ये इतना सा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है W1 M1, ये स्मॉल n है और ये क्या है, कैपिटल N है, तो ये विलयन है। तो इस विलयन में मैं क्या मान रहा हूं कि तनु विलयन है ये, तो तनु विलयन में क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्मॉल n है। तो मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास बचेगा P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A, ओके, इक्वल टू यहां पर बचेगा आपका W1 अपॉन M1, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये नेगलेक्ट हो चुका है, बचा ओनली W2 अपॉन M2 बचेगा। तो यदि हम लिख दे इसको P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इक्वल टू W1 अपॉन M1, इसको पलटेंगे तो M2 ऊपर चला जाएगा और W2 ऐसा कैसे रहेगा आपका, यानी कि ये जो वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अवाष्पशील विलय जो घुलने वाला नहीं है उसका अनुभार ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इसके बारे में, उपरोक्त
बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यही आप नोट्स में बना लेना, है ना। ये क्वेश्चन लिख लेना, इसको नोट्स में आप बना लेना। नोट्स वैसे मैं लास्ट में उपलब्ध करवाऊंगा, बट ऐसा कैसे ही रहेगा वो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उपरोक्त समीकरण द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था जिसका न्यूमेरिकल्स टाइप, मतलब ये जो है ना आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित हम क्या करने वाले रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आंकिक सवाल रहेंगे, 2 से 3 आंकिक सवाल वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाले, है ना। जैसे हमारे 4 अनुसंग के गुणधर्म रहेंगे, उसमें से एक अनुसंग के गुणधर्म ये है, तो सब में हम एक एक फॉर्मूला पहले बनाएंगे, उस फॉर्मूले को बेस मान के सारा का सारा आंकिक सवाल सोल्व कर पाएंगे। जिसमें इसमें आपको पता चल गया होगा पी नोड है, आपने पढ़ा है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, पी क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है ना। सवाल में जो भी पूछे हमसे कुछ वैल्यू आपको दे देंगे। वो W1 क्या होता है, विलय का अनुभार, मैंने बता दी यहाँ पर, विलय विलायक, विलय की मात्रा, सॉरी ये विलय की मात्रा, ये विलायक की मात्रा, है ना। ये M1 क्या है, विलय का अनुभार, और ये विलायक का अनुभार। तो ये चीजें यदि आपने अच्छे से कंफर्म कर ली और दिमाग में सेट कर लिया, तो आप आसानी से बच्चों बिल्कुल चुटकियों में आप जो आंकिक सवाल रहेंगे उसको सोल्व कर पाएंगे। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, आंकिक सवाल में। क्यों आती है, क्योंकि उनको फॉर्मूला रटना पड़ता है और समझना पड़ता है कि यार इसको क्या मानना है। ये डायरेक्टली वो रट लेता है और सोल्व करता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। देखिए बच्चों, जब हम सोल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा, जिन बच्चों ने सही से इस चीज को समझ लिया होगा, है ना बच्चों। ये पूरा का पूरा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा कैसे आप लिख लेना नोट्स में ना, या मैं नोट्स भी ऐसा कैसे उपलब्ध आपको करवा दूंगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले कल मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में, वहां पे आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी मेहनत को पूरे तन मन लगन से आप मेहनत कीजिए, और 100% मैं बोलता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा यदि आप हमारे साथ बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों।